Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NEET JEE मास्टर क्लास। बेटा ये हमारी क्लास 12th NCERT की लेक्चर सीरीज फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है बेटा। अपन कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन वाला चैप्टर। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था बेटा, क्या डिस्कस किया था? सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक डिस्कस किया था बेटा। मैंने आपको बताया था कि हम देखने वाले हैं यहाँ पे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी और गैसेस की सॉल्युबिलिटी। किस में? तो लिक्विड में। क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। हमने ऑलरेडी जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में है लास्ट क्लास में उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था बेटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी इनटू लिक्विड। तो बेटा अब आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है उसको अफेक्ट करने वाले कितनी चीजें हैं बेटा? तो 3 चीजें हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक क्या है? तो एक डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा? गैसेस हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर क्या था बेटा? टेम्परेचर था। और लास्ट फैक्टर हमने क्या देखा था बेटा? प्रेशर था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स किस तरह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एनसीईआरटी से रेफर करते हैं बेटा कि जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, तो लेट्स से इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? तो हमें पता है कि जो भी सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं बेटा? जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा गैस एज ए सॉल्यूट इन वाटर। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता ही है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। दूसरा और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं बेटा? तो अब जब हम ये सारी गैसेस लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया ऑक्सीजन, अपन ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन लिया, HCl लिया, तो हम क्या देखेंगे बेटा कि ये जो सारी गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो क्या होगी? वैरी करेगी। किसी की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन डिजॉल्व्स ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो HCl है उसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से क्या है बेटा? ज्यादा है। तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है टाइप ऑफ गैसेस पे वैरी करेगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट फैक्टर हमारी गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है वो क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा और टेम्परेचर हो जाएगा। सॉलिड के केस में अपन ने देखा था कि प्रेशर का कोई इफेक्ट वहां पे नहीं था। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा था, तो उनको फर्दर कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। पर गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर दूर है, तो प्रेशर इनमें इफेक्ट अपना दिखाएगा। तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन बेटा, सॉल्युबिलिटी है जो गैसेस की वो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो अगर अपन ने प्रेशर को क्या किया बेटा? इंक्रीज किया, तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं ऐसा इसको। तो मान लीजिए यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जो बॉक्स बनाया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया, मान लीजिए पिस्टन है जिससे अपन प्रेशर इस पे देंगे। इधर मेरा लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ गैस के क्या है बेटा? पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अब ये कंटेनर में जितना ज्यादा अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे, आपको क्लोजली ये फिगर ए और बी को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। हम देखेंगे कि जो ए वाला है इसमें प्रेशर क्या है बेटा? इसमें प्रेशर कम है। वाइल बी वाले में प्रेशर क्या किया है बेटा? प्रेशर इसमें ज्यादा अप्लाई किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो गैस के पार्टिकल्स का नंबर है वो क्या हो गया है बेटा? वो हो गया है इंक्रीज। तो सिंपली यहाँ से क्या पता चलता है कि solubility of gases increases by increasing the pressure।
यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है बेटा कि हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए अब मैं वापस लाइन पढ़ती हूँ बेटा, द लोअर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम। ये जो सॉल्यूशन का लोअर पार्ट है दिस वन, एंड जो अपर पार्ट है दिस वन, ये गैस है और ये हमारा क्या है, लिक्विड है। अब ये जो सारी सिचुएशन अपन ने दोनों सिस्टम में क्या कांस्टेंट रखा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब आपको अज्यूम करना है कि ये वाला जो ए वाला कंडीशन है उन्होंने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम का स्टेट क्या किया हुआ है, अटेन किया हुआ है। मतलब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सेम है जो अपन ने पढ़ा हुआ है। दैट इज अंडर दीज कंडीशन द रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स एंटरिंग एंड लीविंग, मतलब जो उनका डिसोल्यूशन है और क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या है, सेम है बेटा। इस सिस्टम में अपन ने प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। सो नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज। ये जो हमारा फेज है सॉल्यूशन का, इस पे अपन प्रेशर को क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। और इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, जो गैस पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी है, मतलब वो जो सॉल्यूशन से स्ट्राइक करेगा, मतलब जो चांसेस ऑफ हिटिंग बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, उसकी रेट जो है बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। और जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और फर्दर क्या अटेन होगा बेटा, एक नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है, तो सिंपली इस एक्सपेरिमेंट से यही समझाया गया है कि अगर किसी सिस्टम में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। अब इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए बेटा हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने एक क्या दिया, लॉ प्रपोज किया बेटा, जिसको क्या कहा जाता है, हेनरीज लॉ कहा जाता है बेटा। ये लाइन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द हेनरीज लॉ। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा। हेनरी लॉस क्या है बेटा, हमें ये याद रखना है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो आपका लॉ पूरा बेकार हो जाएगा। We have to start from at a constant temperature. The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. मैं आपको वापस इसको समझाते हूँ बेटा। हेनरी का लॉ क्या कहता है कि अगर आपने किसी कंटेनर में क्या लिया हुआ है बेटा, सॉल्यूशन लिया हुआ है, या तो लेट्स से आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, तो इस सॉल्वेंट में कितने गैस के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, वो हमारा डिपेंड करेगा कि वहां पे जो गैस के पार्टिकल्स है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है बेटा। ये बात आपको क्लियर हो रही है बेटा, तो ये आपको याद कर लेना है। फिर से एक बार वापस पढ़िएगा मेरे साथ। द solubility ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब क्या है बेटा कि ये मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी इसमें कितनी होगी वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, कि यहाँ पे गैस का जो प्रेशर है वो कितना ज्यादा है। मतलब जितनी ज्यादा गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा, उतने ही पार्टिकल्स यहाँ पे डिसॉल्व होने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, अब जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, डाल्टन नाम है उनका। इसका ऑलरेडी हमें बहुत ही रिनाउंस्ड साइंटिस्ट है, ये बहुत सारा काम इन्होंने किया हुआ है केमिस्ट्री में। उन्होंने भी क्या बोला था बेटा, मतलब उनका अलग एक्सपेरिमेंट था बट उन्होंने सेम चीज की फाइंडिंग की थी कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, दैट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। So if we use the mole fraction of a gas in the solution as a measure of its solubility, इसका क्या मतलब है बेटा कि ये जो सरफेस पर गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स कितने अमाउंट में हैं उसको अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको अपन मोल फ्रैक्शन से मेजर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्या कहता है बेटा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन।
मतलब कि एक सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी बेटा, उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब हेनरी लॉ का जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है वो क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का किस फेज में, तो वेपर फेज में। बेटा अब जो गैस है वो किस फेज में होगी, वेपर फेज में ही होगी बेटा स्टार्टिंग में, ठीक है। सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज काई इन द सॉल्यूशन। मतलब आपने गैस का कितना अमाउंट लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपन सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो जैसे ही आप जब बॉटल को ओपन करते होंगे तो ऐसे करके आवाज आती है बेटा, वो आवाज किसकी है बेटा, जब सॉफ्ट ड्रिंक पैक किए जाते हैं तो वहां पे एयर को हाई प्रेशर में क्या किया जाता है, लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। जैसे ही अपन उसका ढक्कन ओपन करते हैं बेटा, वो जो गैसेस है वो बाहर निकलने लगती है, ठीक है। अब अगर आप बार बार कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन और क्लोज करते हैं तो एक टाइम के बाद क्या आता है बेटा कि वो एकदम शुगर के सॉल्यूशन जैसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डिसॉल्व गैस थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे निकल गई। तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है कि हेनरी ने क्या कहा था कि जो वेपर फेज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए KH लगाया गया है। ये KH क्या है बेटा, दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब अगर इसी रिलेशनशिप को हम ग्राफ के फॉर्म में समझना चाहें बेटा, तो ये क्या कहता है बेटा, अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो HCl गैस लिया है, किस में डिसॉल्व किया है बेटा, साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व किया है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बेटा कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब जो मोल फ्रैक्शन, मतलब कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आपको ये लाइन याद रखनी है बेटा कि higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in liquid। आपको सिंपली याद रखना है बेटा कि अगर किसी के लिए भी जो KH की वैल्यू है अगर ज्यादा है बेटा, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे, ठीक है, टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट गैसेस की सॉल्युबिलिटी है। तो हमें यहाँ पे देखना है बेटा टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप। ये आपको याद नहीं करना है बेटा, आपको यहाँ पे बस ध्यान देना है कि लेट से अपन नाइट्रोजन देखते हैं बेटा। तो नाइट्रोजन का अपन ने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया बेटा तो उसका जो KH फैक्टर है वो क्या हो गया बेटा, वो भी इंक्रीज हो गया। हमें पता है बेटा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है बेटा, ये हमारा एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने आपको अपनी क्लास में प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है बेटा कि अगर प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब बताइए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा कंफर्टेबल किस में होंगे, ठंडे पानी में कि गर्म पानी में, तो बेटा ठंडे पानी में। क्यों? क्योंकि अगर पानी गर्म है मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में गैसेस अवेलेबल नहीं होंगी। तो टेम्परेचर बढ़ा तो KH जो कांस्टेंट है वो इंक्रीज हुआ, तो दोनों ही केस में क्या होगा बेटा, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिए छोटे से लाइन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन, क्या रीजन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाती है बेटा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स रादर देन इन वार्म वाटर। अब बेटा एक ये जो क्वेश्चन है जिसको कई बार हम लोग बहुत ज्यादा अनदेखा कर देते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो नीट में भी पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है बेटा वो आपके JEE में भी पूछा गया है।
अब ये क्वेश्चन को आप एक बार देखिएगा बेटा, क्वेश्चन पहले आपको समझना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसने कहा कि नाइट्रोजन गैस को अपन ने बबल किया है किसमें, वाटर में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको बताना है कि कितने मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ वाटर में। अब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी दे दिया हुआ है बेटा, और आपको जो हेनरी कांस्टेंट मतलब जो केएच की वैल्यू है वो भी यहाँ पे दी गई हुई बेटा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है बेटा, आप इसको सॉल्व करिएगा। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा हम सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट और जेडबलई के करने वाले हैं बेटा। अब ये जो हेनरीज के लॉ का एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसके बहुत सारे सवाल आते हैं बेटा। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंस है ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक में गैसेस डिजॉल्व की जाती है, सो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है बेटा, तो हेनरी का प्रिंसिपल यूज किया गया है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो देखा होगा ना आप लोगों ने, वो वाटर बॉडीज में ऐसे रिवर में लोग स्कूबा डाइविंग के जाते हैं, वो मास्क वगैरह पहन के समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, ठीक है। तो उनको कोप अप करना होता है किससे बेटा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस while breathing एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। मैं इसको समझाती हूँ बेटा कि जैसे जैसे हम अंडर सरफेस पर जाते हैं वाटर बॉडीज में, तो वहां पे हमारे बॉडी पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही बॉडी पर प्रेशर इंक्रीज होगा बेटा, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो गैसेस है वो ज्यादा डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, क्योंकि हमें पता है इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पानी में रह ही जाएंगे, हम पानी से जब बाहर निकलते हैं बेटा तो प्रेशर कम होता है, और जो गैसेस डिजॉल्व थी अब वो क्या होने लगेंगी बेटा, वो बाहर निकलने लगेंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, देखिए एनसीईआरटी की लाइन पढ़ती हूँ। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस, मतलब जब वो पानी से बाहर सरफेस की तरफ आता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो भी डिजॉल्व गैसेस थी वो क्या करती हैं, रिलीज होती हैं इन द बबल फॉर्म्स। तो अब जो नाइट्रोजन गैस है, हमें पता है कि नाइट्रोजन में उसका कंसेंट्रेशन कितना है एटमॉस्फेयर में, 78%। तो वो हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगी, हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी। जैसे ही हम सरफेस पर आएंगे बबल के फॉर्म में वो निकलने लगेगी। क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा होता है बेटा, तो कई बार ये क्या करती है, हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है। कैपिलरीज अगर आप बायो वाले स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें से स्मॉल साइज के पोर्स होते हैं जहां से चीजें डिफ्यूज होके हमारे टिश्यू में जाते हैं। अब अचानक से अगर बबल निकलने लगे तो ये जो पूरे पोर्स होते हैं बेटा, इनको बबल से क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है। तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है और मेडिकल कंडीशन अराइज होती है। आपको नाम याद रखना है बेटा कि विच कंडीशंस अराइज ड्यू टू नाइट्रोजन बबल्स इन स्कूबा डाइवर्स। क्या कंडीशन है बेटा, बेंड्स है। अब ये जो बेंड्स है ये बहुत ही पेनफुल और कई बार लाइफ टेकिंग डिसीज, लाइफ टेकिंग सिचुएशन हो जाती है बेटा। अब हमें बट ऑब्वियस स्कूबा डाइविंग तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। सो टू अवॉइड द बेंड्स, दैट इज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, वो जो मास्क स्कूबा डाइवर्स को पहनाया जाता है बेटा, उनको जो लगाया जाता है वो टैंक्स, उस टैंक्स में क्या होता है बेटा, अब आपको ये कंपोजिशन याद रखना है कि दैट इज डाइल्यूटेड विथ, मतलब वहां पे क्या दिया जाता है बेटा, नाइट्रोजन का सिर्फ इतना परसेंटेज होता है और उसमें 11.7% हीलियम और 32.1% ऑक्सीजन मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है, नाइट्रोजन का जो कंसेंट्रेशन है उसको डिक्रीज करने के लिए बेटा। इसको आप ध्यान से याद रखेंगे, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन इसमें आता है। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है बेटा, हमें ये पता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और हमारे ब्लड और टिश्यू ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है, तो वहां पे हमें क्या होगी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, हम बहुत ही ज्यादा वीक फील करते हैं
और कुछ भी हम क्लियरली सोच नहीं पाते हैं, और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? एनोक्सिया। तो हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी से जो कंडीशन होती है दैट इज एनोक्सिया। एंड स्कूबा डाइवर्स में नाइट्रोजन की ज्यादा होने की वजह से जो होती है कंडीशन वो होती है बेटा बेंड्स। ये दो चीजें आप याद रखेंगे। अब हम लास्ट टॉपिक आज की क्लास का देखेंगे बेटा कि ये जो टेम्परेचर है वो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है बेटा कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है, अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बेटा, है ना। When dissolved, the gas molecules are present in liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to condensation and heat is evolved in this process. इस कॉम्प्लेक्स लाइन का सिंपल सा मतलब है कि जब गैस सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है बेटा तो वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ऑलरेडी हीट इवॉल्व हो रही है। अब अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब इसको और ज्यादा हीट दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा लिखा हुआ है कि गैसेस के केस में जो डिसोल्यूशन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये लास्ट में तो आसान से क्वेश्चन दिए हैं बेटा, आप इनको सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। एज आई सेड कि हम पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा वेपर प्रेशर।